काला घना अंधेरा, समुद्र का किनारा, लहरों का शोर रात के सन्नाटे में कलेजा चीर कर रख देता है। तभी एक छोटी कश्ती किनारे पर आकर रुकती है। उसमें से एक शख्स फटे हाल बदहवास सा नीचे उतरता है। समुद्र गीली रेत में उसके पैर धंसे जा रहे थे। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। लड़खड़ाते से कदम उसकी हालत देखकर लगता है कि शायद कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया है। उसके कपड़े भी कई जगह से बहुत ही जर्जर हालत में हैं। उसे दूर से ही एक रोशनी दिखाई देती है। और आशा भी बंध जाती है कि यहाँ कोई न कोई तो मिलेगा ही। वो धीरे धीरे उस रोशनी वाली दिशा की ओर बढ़ने लगता है। आकाश में तारे भी इकट्ठा इक्का दुक्का ही नजर आ रहे, और चांद भी बादलों में कभी छुपता है तो कभी निकलता है। वो शख्स बस उस रोशनी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ टीलों को पार करके वो आगे बढ़ा, बस अपनी धुन में बेखबर। उसे तो बस उस रोशनी तक पहुंचना है। इधर जंगल की ओर झिंगरों की झाएं झाएं, और उधर समुद्र में उठ रही लहरों का शोर। बहुत ही भयावह दृश्य है। तभी उसने देखा उस रोशनी की ओर अंदर जंगल की तरफ एक पतली सी पगडंडी जा रही है, जो अगल बगल घनी झाड़ियों से ढकी हुई है। उस शख्स का ध्यान सिर्फ उस रोशनी की ओर है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर ने शायद किसी को कुचल दिया है। उसने नीचे की ओर देखा तो एक कीड़े को उसने कुचल दिया था, जिसमें से कुछ सफेद गाढ़ा और लिबलिबा सा पदार्थ निकल रहा था। उसने अपने पैरों को देखा तो उसके पैर में वो लिबलिबा पदार्थ लग गया था, जिससे उसका मन घिना गया। उसने अपने पैर को सूखी रेत में रगड़ा, जिससे वो पदार्थ पैर से छूट गया। अब उसका ध्यान फिर रोशनी की ओर गया, और वो फिर से उस ओर बढ़ने लगा। वो उस रोशनी तक बस पहुंचने ही वाला था। वो चलता ही चला जा रहा था। बस रोशनी अब उससे ज्यादा दूर नहीं थी। उसे अब एक घर दिखाई दे रहा था, और वो रोशनी उस घर के आगे लगे लैंप पोस्ट में जल रही मोटी सी मोमबत्ती की थी। अब उसके दिल को कुछ राहत थी कि चलो ठहरने के लिए एक छत तो मिली। इतना सोचते सोचते वो घर तक जा पहुंचा। इसने डरते डरते दरवाजा को खटखटाया, साथ में पूछा भी कि कोई है। तभी किसी ने दरवाजा खोला। वह देखते ही चौंक पड़ा। एक बूढ़ी बदसूरत सी बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी। घबराओ नहीं, कौन हो तुम? बुढ़िया ने पूछा। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम मानिक चंद है। जहाज से सफर कर रहा था, कम से कम 1 साल से बाहर। व्यापार के सिलसिले में 15 सालों से मेरा जीवन जहाज पर ही व्यतीत हो रहा है। एक दिन समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, पूरा जहाज डूब गया। लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से एक छोटी कश्ती मिल गई, और मैं उस पर सवार हो गया। 2-3 दिन से ऐसे ही समुद्र की लहरों के साथ थपेड़े खा रहा हूँ। 2-3 दिन का भूखा प्यासा हूँ। आज इस किनारे पर कश्ती खुद ब खुद रुक गई। तब आपके घर के सामने लगे लैंप पोस्ट की रोशनी दिखाई दी, और मैं उसी के सहारे यहाँ तक चला आया। मानिक चंद बोला, मैं चित्रलेखा इस घर की मालकिन वर्षों से यहाँ अकेले रह रही हूँ। हर रोज किसी का इंतजार करती हूँ, लेकिन वो आता ही नहीं। आज तुमने दरवाजे पर दस्तक दी तो लगा वो आया है। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। चित्रलेखा ने कुछ भुना मांस और पीने का पानी मानिक चंद को दिया।
मानिक बोला, लेकिन मैं मांसाहारी नहीं हूं। लेकिन यहाँ तो यही मिल सकता है। जंगल में जो मिलता है खाना पड़ता है। घर के पीछे एक कुआं है, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं है। पीने का पानी भी मैं एक झरने से लाती हूँ। मानिक बोला, कोई बात नहीं। और 2-3 दिन से भूखा रहने के कारण उसने वो भुना हुआ मांस खा लिया और पानी पीकर चित्रलेखा का धन्यवाद किया। चित्रलेखा ने मानिक को एक बिस्तर दिया और बोली, तुम यहीं सो जाओ और कोई भी आवाज हो ध्यान मत देना। मैं तुम्हें विस्तार से तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ भी हो खिड़की से मत झांकना, फिर मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। मानिक बोला, ऐसा भी क्या होता है रात में यहाँ पर? चित्रलेखा बोली, मैंने जो कहा उस पर ध्यान दो, ज्यादा बहस मत करो। मानिक बोला, ठीक है, जो आप कहें। और मानिक बिस्तर बिछाकर आराम से सो गया। करीब आधी रात को कुछ आवाजें सुनकर उसकी नींद खुली। कोई मीठी धुन में मस्त होकर गाना गा रहा था। फिर उसे चित्रलेखा की बात याद आई, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे वाली खिड़की खोलकर देखने की कोशिश की। क्या देखता है कि एक खूबसूरत सा लड़का 4 सफेद घोड़ों के रथ पर सवार हवा में आसमान से उतरकर गाना गाते हुए चला आ रहा है। नीला आसमान तारों से जगमगा रहा है और चांद की खूबसूरती भी देखने लायक है। लड़के की पोशाक देखकर लग रहा है कि जैसे वो कोई राजकुमार हो, और घर के पीछे के कुएं से एक खूबसूरत सी लड़की गाना गाते हुए निकली। देखकर लग रहा था कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मानिक को देखा तो देखते ही देखते राख में परिवर्तित हो गए और उसी राख का एक झोंका जोर से मानिक के चेहरे पर लगा, जिससे मानिक दर्द से चीख उठा। मानिक की आवाज सुनकर चित्रलेखा भागकर हाथों में लैंप लेकर आई और पूछा कि क्या हुआ। मानिक फर्श पर मुंह के बल पड़ा था। चित्रलेखा ने मानिक को सीधा किया और बोली, मैंने मना किया था ना कि किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना। अब भुगतो। उस राख ने तुम्हारा सारा चेहरा झुलसा दिया है। मना करने के बाद भी तुम नहीं माने। अब चलो मेरे साथ, तुम्हारा इलाज करती हूँ। और चित्रलेखा ने रसोई घर से कुछ लेप लगाकर मानसिक के चेहरे पर लगा दिया। और चित्रलेखा ने रसोई घर से कुछ लेप लाकर मानिक के चेहरे पर लगा दिया, जिससे मानिक को कुछ राहत हुई। मानिक ने चित्रलेखा से पूछा, आखिर ऐसा क्या राज है और वो लोग कौन थे? कोई भटकती रूहें या कोई अनजानी ताकतें जो इंसान को देखकर इस कदर वार करती है? कौन सी सच्चाई छुपी है इस जगह में जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं? चित्रलेखा बोली, रहने दो, बहुत लंबी कहानी है। सुनोगे तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा। राज जब तक राज रहे तो अच्छा है। अभी तुम सो जाओ। रात का 3रा पहर खत्म होने वाला है और सुबह होते ही तुम अपनी कश्ती को देखो, अपनी जगह है कि नहीं, और वापस लौट जाओ। बाकी बातें सुबह करेंगे। सुबह सुबह नाश्ते में चित्रलेखा ने किसी पौधे की कुछ भुनी हुई जड़ें मानिक के सामने खाने को रख दी। मानिक ने वो जड़ें खा ली और चला समुद्र के किनारे। जहां उसकी कश्ती थी वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। रास्ते में उसे नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसने जमीन पर से एक कच्चा नारियल उठाया
और अपने पास मौजूद चाकू की मदद से उसमें सुराख करके पानी पी लिया। मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रात को जो रास्ता भयानक और डरावना लग रहा था, दिन के उजाले में वही रास्ता शांति प्रिय लग रहा था। वो अब जंगल पार करके समुद्र के किनारे रेत पर आ पहुंचा था। नीचे कुनकुनी रेत, आसमान से आ रही सूरज की सुनहरी धूप, आसमान में घूम रहे परिंदे और दूर दूर तक फैले नीले समुद्र का खारा पानी। समुद्र में उठती हुई लहरें मन को एक अजीब सी तसल्ली दे रही थी। मानिक समुद्र तट पर नजारों का आनंद उठा रहा था। तभी उसकी नजर बहुत दूर एक टीले पर पड़ी। मानिक को नजारा देखकर हैरान हो गया। उसे दूर से बस यही दिख रहा था कि कोई लड़की अपने घने भूरे बालों को अपनी पीठ की तरफ करके टीले पर बैठी हुई है। अब मानिक ने सोचा, इस सुनसान टापू पर भला कौन हो सकता है। फिर उसने सोचा, क्यों नहीं हो सकता। जब उस सुनसान जंगल में बिना किसी सुविधा के चित्रलेखा रह सकती है, तो यहाँ इस सुनसान टापू पर इस लड़की का होना कौन सी बड़ी बात है। मानिक ने सोचा, जरा पास जाकर देखूं तो सही, आखिर वो लड़की कौन है। अब मानिक उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे वो सुनहरे बालों वाली लड़की चट्टान पर बैठी दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे चट्टानों पर चढ़ता हुआ चलता जा रहा था। वो उस लड़की की तरफ बस पहुंचने ही वाला था कि वो लड़की पीछे की ओर मुड़ी और उसने जैसे ही मानिक को देखा तो समुद्र के पानी में उतर गई। अब मानिक भाग कर गया कि शायद उसे रोक पाए, उससे मिल पाए, उससे पूछ पाए कि आखिर वो कौन है। मानिक जब तक उस ओर पहुंचा, वो बस उसकी एक झलक ही देख पाए। समुद्र का पानी बहुत ही साफ और पारदर्शी था। उसने जो देखा वो देखकर मानिक आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या सपना था। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने अभी देखा वो सच में एक जलपरी थी, वो भी असली, जो कि अब तक उसने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनी थी। उसने उसे आसपास के और भी चट्टानों पर जाकर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मानिक दिन भर बदहवास सा समुद्र के किनारे टहलता रहा। फिर उसे भूख लगी। उसने कुछ मछलियां पकड़ी और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके पत्थरों की मदद से आग जलाई। फिर मछलियां भुनी हुई और पत्तों पर रखकर खा ली। नारियल में चाकू की मदद से सुराख करके पानी पी लिया। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास तो छोटी सी कश्ती है, इस पर लंबी यात्रा नहीं हो सकती है। शाम को फिर से चित्रलेखा के घर पर ही रुकना पड़ेगा। शाम होते ही मानिक उदास मन से फिर से चित्रलेखा के घर लौट चला। वो सोच रहा था, क्या कहेगी चित्रलेखा। क्या कहूंगा चित्रलेखा से कि अभी कुछ दिन यहाँ रहने दो। अगर किसी दिन कोई जहाज समुद्र के किनारे दिखाई दिया तो उसी जहाज से चला जाएगा। पगडंडी वाले रास्ते से मानिक फिर से चित्रलेखा के घर चला। सामने देखा तो चित्रलेखा ऊपर के माले की बालकनी पर खड़ी होकर लैंप पोस्ट की मोटी मोमबत्ती को जलाकर उसे शीशे से ढक रही थी। मानिक को देखकर बोली, ठहरो, नीचे ही आती हूं। और नीचे आकर उसने दरवाजा खोला। मानिक बोला, माफ कीजिए, मुझे आज रात फिर से आपके यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप मेरे खाने की चिंता ना करें। मैं अपने साथ कुछ भुनी हुई मछलियां लाया हूं। अगर आपको जरूरत है तो आप भी ले सकती हैं। चित्रलेखा बोली, कोई बात नहीं, ये जगह ही ऐसी है, जो एक बार यहाँ आ जाता है वो आसानी से फिर यहाँ से जा नहीं पाता। कोई भी साधन नहीं है ना यहाँ से वापस जाने का। मानिक अंदर पहुंचकर चित्रलेखा से बोला, क्या हर रात वो दोनों यहाँ आकर गाना गाते हैं? क्या आज रात भी आएंगे?
चित्रलेखा बोली, हाँ, सालों से हर रात यही होता आया है। इसके पीछे एक कहानी है। मानिक बोला, तो आप सुनाइए ना, वो कहानी मुझे भी सुननी है। सुनना चाहते हैं तो सुनो, चित्रलेखा ने कहा। और चित्रलेखा ने कहानी सुनाना शुरू किया। तभी जोर से बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। चित्रलेखा बोली, वो लोग आज रात नहीं आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। ऐसी ही तूफान रात थी जब उस रात राजकुमार शुद्धोधन यहाँ नीलांबरा के से मिलने आया था। यहाँ नीलांबरा से मिलने तो आया था, लेकिन मृत अवस्था में नीलांबरा उस रात बहुत दुखी हुई। राजकुमार शुद्धोधन नीलगिरी राज्य का राजकुमार था। एक दिन घोड़े पर सवार वो अपने राज्य का मुआयना करने निकला। तभी उसे अपने राज्य में जाकर पता चला कि उसके राज्य के लोग बहुत बड़े संकट में जूझ रहे हैं। और उस संकट का कारण था एक जादूगरनी, जो वहां के पुरुषों को अपने जादू के दम पर अपने झूठे प्यार में फंसा लेती थी। फिर उसे जंगल ले जाती थी जहां वो जादू सिखा करती थी। वहां उन सब पुरुषों को लेकर जाकर उनके हृदय निकाल लेती थी। फिर खुद जादू करके उन सब के हृदयों को अपनी उम्र बढ़ाने में इस्तेमाल करती थी। अब राजकुमार शुद्धोधन ने अपने राज्य को उस जादूगरनी से मुक्त कराने की सोची और वो जादूगरनी को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में जादूगरनी को खोजते हुए उसकी मुलाकात नीलांबरा से हुई और वो उसे प्यार करने लगा। नीलांबरा भी शुद्धोधन को बहुत पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन शुद्धोधन को पता चला कि नीलांबरा ही उस जादूगरनी की बेटी है। रोज रात को शुद्धोधन नीलांबरा से मिलने आने लगा। नीलांबरा भी हर रात शुद्धोधन का बेसब्री से इंतजार करती थी। लेकिन एक ऐसी ही तूफानी बारिश की रात थी। उस दिन भी नीलांबरा शुद्धोधन का इंतजार कर रही थी। उस दिन शुद्धोधन घोड़े पर सवार होकर आया तो था, लेकिन मृत अवस्था में। नीलांबरा ने इस बात से दुखी होकर कुएं में कूदकर खुद की जान दे दी। नीलांबरा ने इस बात से दुखी होकर कुएं में कूदकर जान दे दी। तब उन दोनों की आत्माएं ऐसे ही भटक रही है। कहानी सुनकर मानिक को बहुत डर लगा और उसने चित्रलेखा से पूछा कि उस जादूगरनी का क्या हुआ। चित्रलेखा बोली, फिर एक रोज राजकुमार शुद्धोधन का छोटा भाई सुवर्ण अपने भाई को खोजते हुए उस जादूगरनी तक पहुंच गया और उसने जादूगरनी को मार दिया। फिर मानिक ने चित्रलेखा से कहा कि आज मुझे चट्टान पर एक जल परी बैठी हुई दिखी, लेकिन जब तक मैंने उससे बात करनी चाही, उसने तब तक पानी में छलांग लगा दी। ये बात सुनकर चित्रलेखा थोड़ी डर सी गई और मानिक से बोले, कभी भूल कर भी उससे बात मत करना, हो सकता है वह कोई छलावा हो। चित्रलेखा की बात सुनकर मानिक ने सोचा, वो कहाँ आकर फंस गया है। यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। जहां देखो वहीं छलावा दिख रहा है। मानिकचंद को लग रहा था कि वो कौन सी अजीब जगह आकर फंस गया है। जो है नहीं वह दिखता है और जो दिखता है वो है नहीं। समुद्र के किनारे वो यहीं बैठा सोच रहा था। फिर उसने सोचा, ऐसे बैठने से काम चलने वाला नहीं है, चलो कुछ करता हूं, तभी यहां से निकल पाऊंगा। तभी उसे दूर पत्थरों के पीछे एक बड़ी सी नाव दिखी। उसने पास जाकर देखा तो अभी नाव की हालत इतनी खराब नहीं थी। कुछ न कुछ मरम्मत करके उसे ठीक ठाक कर किया जा सकता है। तभी उसे लगा कि दूर चट्टान पर कल की तरह आज भी कोई बैठा है। उसने सोचा, अगर ये वही कल वाली लेर परी है तो आज तो मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा। हो सकता है इससे मुझे कुछ सवालों के जवाब भी मिल जाए। और मानिक आज फिर उस चट्टान की ओर बढ़ चला।
आज मन में ठान कर बैठा था कि चाहे जो भी हो, आज तो वो पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर वो जल पर ही है या के छलावा। मानिक के कदमों की रफ्तार तेज थी और वो जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना चाहता था। वो जल्दी ही उस जगह पहुंच गया और कल की तरह उस जल परी ने उसे देखते ही पानी में छलांग लगा दी। लेकिन मानिक ने तो जैसे आज ठान ही ली थी उसे पकड़ने की, और उसने भी पानी में छलांग लगाकर उस जलपरी को पकड़ लिया और चट्टान पर ले आया। चट्टान पर पहुंचकर मानिक ने सवालों की झड़ी सी लगा दी। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम चित्रलेखा को जानती हो? ये कैसी जगह है? वो जादूगरनी कौन थी? शुद्धोधन और नीलांबरा को जानती हो? वो जल परी हैरान होकर मानिक को देखते रह गई, लेकिन किसी भी सवाल के जवाब ना दे सकी। तभी पता नहीं एक बहुत बड़ा सा पक्षी वहां आ पहुंचा और जल परी को दबोचकर पानी में छोड़कर न जाने कहां उड़ गया। ये सब देखकर मानिक चंद के तो जैसे होश ही उड़ गए। एकाएक उसके दिमाग में तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। उसकी समझ से सब कुछ परे था। लेकिन मानिक ने अपने होश खोए बिना ही एकाएक फिर से पानी में छलांग लगाकर उस जल परी को दोबारा पकड़ लिया और इस बार समुद्र के पानी से बहुत दूर ले आया ताकि ये दोबारा वापस पानी में ना जा सके। अब तक मानिक का दिमाग बिल्कुल चकराया हुआ था। उसने फिर से सवालों की झड़ियां लगा दी। जल परी फिर से परेशान। अब तो उसके भागने के लिए कोई रास्ता भी न बचा था। वह हैरान परेशान सी चट्टान पर बैठी थी और सोच विचार में थी, क्या उत्तर दे। मानिक ने फिर पूछा, बताओ कौन हो तुम? कुछ बोलोगी? कोई जवाब दोगी? मेरा नाम नील कमल है और ये जो मेरा हाल है किसी ने जादू से किया है, जल परी बोली। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है और यहाँ सब इतना अजीब क्यों है। मानिक चंद की बातों में एक अजीब सी खिजाहट थी। कृपया मेरे सवालों के जवाब दो। उलझ कर रह गया हूँ मैं यहाँ। निकलना चाहता हूँ इस जंगल से और तुम ही कोई रास्ता सुझा सकती हो। मानिक चंद ने परेशान होकर नील कमल से कहा, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ बस उलझी हुई हूँ और न जाने कब से इस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा आज़ाद होना संभव नहीं है। तुम ही कुछ मदद कर सकते हो। नील कमल बोली, ये तो तभी संभव होगा ना जब तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगी। मानिक ने नील कमल से कहा। हाँ पूछो, सब बताती हूँ, नील कमल बोली। क्या तुम सच में जल परी हो या कोई छलावा? मानिक चंद बोला। बहुत लंबी कहानी है, शुरू से सुनाती हूँ, नील कमल बोली। तो सुनाओ, मानिक चंद बोला। नील कमल ने कहानी कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। पहले इस जगह पर बहुत ही रौनक हुआ करती थी। यहाँ एक मछुआरा रहता था। उसकी बहुत खूबसूरत सी 2 बेटियां थी। वो साल के 6 महीने इस जगह रहता था, बाकी 6 महीने वो अपने गांव में रहा करता था। उसकी पत्नी नहीं थी, किसी बीमारी से चल बसी थी। मछुआरा बहुत ही अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव का था। हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेता था। तभी एक दिन उसे इस जगह पर सुंदर लड़की दिखाई दी, जिसे वो प्रेम करने लगा, पर बाद में उससे विवाह भी कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो औरत अच्छी नहीं थी। पता नहीं आधी रात को उठकर कौन कौन से टोने टोटके करती थी। एक रोज मछुआरे को ये पता चल गया कि वो कोई साधारण औरत नहीं, कोई जादूगरनी थी।
अब मछुआरे ने उसकी जासूसी शुरू कर दी। मछुआरे को पता चल गया कि वो तो कोई जादूगरनी है। अब मछुआरा उससे से जल्द छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन एक दिन मछुआरे की लाश यहीं समुद्र किनारे मिली। और मछुआरे की दोनों बेटियों का क्या हुआ? मालिक ने पूछा। मछुआरे की दोनों लड़कियों को उस जादूगरनी ने घर में गुलाम बनाकर कैद कर लिया। वो उन्हें कहीं भी नहीं जाने देती थी, किसी से भी नहीं मिलने देती थी। अब लड़कियां जवान हो चुकी थी, लेकिन जादूगरनी को तो और ही कुछ मंशा थी। वो तो बस उन्हें कैद करके खुद के काम निकलवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। इसके लिए उसे जवान पुरुषों के दिलों की आवश्यकता होती थी, जिससे वो एक तरह का तरल तैयार करती थी और पीकर हमेशा जवान बनी रहना चाहती थी। उस जादूगरनी ने बहुत से पुरुषों के साथ ऐसा किया था। सब कहते थे कि उसने अपनी आत्मा को कहीं और कैद कर रखा था, शायद किसी गिरगिट में। उसे ऐसे तहखाने में कैद कर रखा था जहाँ के दरवाजे पर कई बड़े सांप उसकी रक्षा करते थे। इस तरह से पुरुषों के गायब होने की खबर से लोग परेशान होने लगे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। नीलगिरी राज्य के लोगों का इस कदर गायब होना वहां के राजा को कुछ अजीब लग रहा था। उन्होंने इस विषय में अपने बड़े बेटे राजकुमार शुद्धोधन से चर्चा की। राजकुमार ने कहा, पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं जल्द ही उस कारण का पता लगा कर रहूंगा। और एक रोज राजकुमार शुद्धोधन उस कारण का पता लगाने अपने राज्य से निकल पड़ा। शुद्धोधन उस जगह एक लकड़हारे का वेश बनाकर पहुंचा। उसने उस जगह का मुआयना किया और जादूगरनी के विषय में कुछ जानकारियां हासिल कर ली। अब उसने सोचा, कुछ न कुछ करके जादूगरनी के रहने वाली जगह का पता लगाना होगा। शुद्धोधन को यह पता चल गया था कि उस जादूगरनी की 2 जवान और खूबसूरत बेटियां हैं, लेकिन वो उसकी खुद की नहीं है, उसके स्वर्गवासी पति की पहली पत्नी से है। शुद्धोधन ने सोचा, अगर मैं उनमें से किसी एक से प्रेम का अभिनय करूं तो उनसे कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। और शुद्धोधन चल पड़ा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। उसने दूर झाड़ियों से छुपकर देखता था। एक खूबसूरत सी लड़की हाथों में मटका लेकर चली आ रही थी। शायद वो पास के झरने से पानी भरने आ रही थी। शुद्धोधन ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। नीली बड़ी बड़ी आंखें, कमर के नीचे घने बाल, पतली कमर और उजला रंग। शुद्धोधन उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का कायल हो गया और उसे दिखाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने का अभिनय करने लगा। वो लड़की आई। उसने भी शुद्धोधन को अनदेखा कर झरने से जल भरा और सामने से एक नजर शुद्धोधन को देखा और निकल गई। शुद्धोधन को लगा कि लगता है ये तो बात करने वाली नहीं है, मुझे ही इसे टोकना पड़ेगा। और उसने उस समय लड़की को टोकते हुए कहा, जरा सुनो। शुद्धोधन बोला, क्या है? उस लड़की ने शुद्धोधन से पूछा। मुझे जरा प्यास लगी है, पानी पिला दोगी? शुद्धोधन बोला। झरना बह रहा है, वहां जाकर पानी क्यों नहीं पी लेते? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उस लड़की ने उत्तर दिया, पानी तो मैं पी लूंगा झरने से, लेकिन तुम्हें देखकर तुमसे बात करने का मन हुआ, इसलिए दिमाग में ये बहाना आ गया। शुद्धोधन ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो तो मैं जानती थी। और ये सुनो सुनो, क्या लगा रखा है? मेरा नाम नीलांबरा है और मुझे मेरा नाम लेकर ही पुकारो। नीलांबरा बोली। ठीक है, जैसा तुम कहो, शुद्धोधन बोला। तुम भी क्या इसी जंगल में रहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? नीलांबरा ने पूछा।
हाँ, मैं यहीं जंगल में रहता हूँ। शुद्धोधन नाम है मेरा। लकड़ियां काटकर पास वाले गांव में बेचता हूँ। शुद्धोधन बोला। अरे नाम तो ऐसा है तुम्हारा जैसे ही तुम कोई राजकुमार हो। नीलांबरा बोली। बस ऐसा ही कुछ समझ लो। शुद्धोधन बोला। अच्छा, तो तुम खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझते? नीलांबरा बोली। और क्या, इस जंगल में मैं ही अकेला लकड़ आ रहा हूं, तो हुआ ना मैं राजकुमार। शुद्धोधन बोला। हाँ हाँ, बड़े आए राजकुमार। कभी शक्ल देखी है? नीलांबरा बोली। हाँ देखी है ना, शक्ल मुझे पता है, मैं सुंदर हूँ। शुद्धोधन बोला। वाह, अपने मुंह से खुद की तारीफ, बड़े ही घमंडी लगते हो। और इतना कहकर नीलांबरा जाने लगी। अरे अरे, प्यासे को पानी तो पिलाती जाओ, भला होगा तुम्हारा। शुद्धोधन बोला। झरने से पी लो। नीलांबरा बोली। तुम पिला देती तो कोई बात ही कुछ और होती। अच्छा, लो पियो पानी, और बेमतलब की बातें मत करो। नीलांबरा ने अपने मटके से शुद्धोधन की अंजलि में पानी डाला। शुद्धोधन ने पानी पीकर कहा, धन्यवाद, प्यासे को तृप्ति मिल गई। नीलांबरा मुस्कुराई, फिर से मटका भरा और जाने लगी। शुद्धोधन बोला। कल फिर मिलोगी? नीलांबरा मुस्कुराते हुए बोली। कह नहीं सकती। और नीलांबरा चली गई। शुद्धोधन के गुप्तचर भी उसी जंगल में थे, जो समय समय पर शुद्धोधन को सभी आने जाने वालों की सूचना देते रहते थे। शुद्धोधन ने अपने रहने के लिए एक गुप्त गुफा भी ढूंढ ली थी, जहां जीवन यापन के साधन भी थे। उसके सैनिक भी समय समय पर उसके राज्य में सूचनाएं पहुंचाते रहते थे। उस रात शुद्धोधन आराम करने अपनी गुफा में पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों से तो जैसे नींद ही गायब हुई थी। बस एक ही चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। वो नीलांबरा को पसंद करने लगा था, और यही हाल नीलांबरा का भी था। सालों बाद उसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट आई थी शुद्धोधन को देखकर। नीलांबरा को देखकर उसकी छोटी बहन ने पूछ भी लिया कि दीदी, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? लेकिन नीलांबरा हंसते हुए टाल गई। रात भर नीलांबरा और शुद्धोधन सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। दोनों की ही आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन दोनों ही उस जगह पहुंचे। शुद्धोधन तो पहले से ही नीलांबरा का इंतजार कर रहा था। नीलांबरा को दूर से देखते ही पेड़ को काटने का बहाना करने लगा। नीलांबरा भी शुद्धोधन को अनदेखा कर झरने की ओर बढ़ गई। मटके में पानी भर जाने लगी। शुद्धोधन ने सोचा, नीलांबरा तो कुछ बोली ही नहीं, मैं ही कुछ बात करूंगा तभी बोलेगी शायद। शुद्धोधन ने नीलांबरा को टोकते हुए कहा, ऐसे ही निकल जाओगी? इस प्यासे को पानी नहीं पिलाओगी? नीलांबरा ने भी अभिनय करते हुए कहा, अरे तुम माफ करना, मैंने देखा नहीं। अच्छा, सच बोल रही हो या ना देखने का अभिनय कर रही हो? शुद्धोधन ने नीलांबरा से कहा। लेकिन तुम अभी तक प्यासे क्यों बैठे हो? झरने से पानी पी सकते थे ना? नीलांबरा बोले। लेकिन तुम्हारे हाथों से ही पानी पीने से ही मेरी प्यास बुझेगी। शुद्धोधन बोला। ऐसा भी क्या है? नीलांबरा बोली। पता नहीं कौन सा जादू है तुम में और तुम्हारे मटके के पानी में कि देखकर ही प्यास बुझ जाती है। शुद्धोधन बोला। चलो हटो, ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे जाना है, देर हो रही है। और इतना कहकर नीलांबरा चल दी। शुद्धोधन ने नीलांबरा को जाते हुए देखा तो बोला, कल फिर से आओगी ना? नीलांबरा ने भी जाते हुए बिना मुड़े जवाब दिया, पक्का नहीं कह सकती। और नीलांबरा चली गई।
नीलांबरा को जाते हुए शुद्धोधन देख रहा था जब तक वो बिल्कुल ओझल ना हो गई। तो दोस्तों, इसके आगे के भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही रहस्यमय और रोमांचक स्टोरी है। अब आगे के 4 भाग और आएंगे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।